दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लास्ट लेसन, उसके बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर में क्या होता है, एक फ्रेंच नाम का लड़का होता है जो कि फ्रांस से बिलोंग करता है और वो स्कूल नहीं जाता है। वो क्या करता है, वहां पे जो स्कूल समय होता है वहां उस समय घर से निकल जाता है, जो जंगल होते हैं उसकी किनारों पे जाकर के बैठ जाता है। वहां पे जो पक्षियों की आवाजें हैं उनको सुनता है, जो पक्षियों के अंडे हैं उनको तलाशता रहता है, या फिर जो परसा के वहां पे सिपाही जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको देखने के लिए चला जाता है। एक दिन वो स्कूल जा रहा होता है तो वहां पे कुछ अलग इंसिडेंट होता है, यानी टाउन हॉल होता है, वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए होते हैं। स्कूल में जाता है तो स्कूल का कुछ वातावरण अलग होता है। वो उन चीजों के बारे में वहां पे देखता है और देख करके उसको लगता है कि आज हुआ क्या है, और उन्हीं सब चीजों को अपन यहाँ पे उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो कब की है, वो जो फ्रेंचो पर्शियन वॉर हो रहा था उस समय की है, जो 1870 या 1871 में हो रहा था। उस समय क्या होता है, एक पर्सा नाम का देश होता है जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था। और उस समय जो पर्सा है वो 3 देशों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से शामिल थे। और पर्सा क्या करता है, फ्रांस के ऊपर अटैक करता है और उसमें फ्रांस को हरा देता है, जिसके कारण जो फ्रांस के कुछ यानी फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन वो जर्मनी को सौंप दिए जाते हैं। यानी एक संधि होती है, उस संधि में एक ट्रीटी होती है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन है वो फ्रेंच को जर्मनी को सौंप दिए जाते हैं। यानी जिसको परसा बोल देते हो आप, उसको सौंप दिए जाते हैं। अब यहाँ पे इसी के बीच की कहानी है, और इस कहानी से वहां के जो स्कूल का जो जीवन होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा अबाउट द ऑथर वापस एक बार डिटेल में देख लेते हैं। इसके जो राइटर है, इस चैप्टर के राइटर, उनका नाम अल्फोंस डाउडेट है, जिनका जन्म 1840 और डेथ हो गई थी 1897 में। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक फ्रांस के उपन्यासकार थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कहानी लेकर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंचो पर्शियन वॉर 1870-1871। यानी ये जो कहानी है, आप बोल सकते हो ये जो चैप्टर है वो कब लिखा गया, जब फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध चल रहा था 1870-1871 में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। और इसी युद्ध में क्या होता है, जो फ्रांस है उसको हरा दिया जाता है, डिफीट कर दिया जाता है पर्सा के द्वारा, और उस समय पर्सा के जो नेतृत्व करने वाले थे वो बिस्मार्क थे। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। और पर्सा उस समय वर्तमान के जो देश है जिनका नाम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, उसके कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। और इसी स्टोरी में क्या होता है कि जो फ्रांस के 2 जिले जिनका नाम अल्सेस और लोरेन होता है वो पर्सा को सौंप दिए जाते हैं। रीड द स्टोरी, अब इस कहानी को पढ़ो, टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। और इस कहानी को पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि इस चीज से, ये जो युद्ध हुआ था उस युद्ध से, या फिर जो चीजें उनको सौंपी गई थी, जो जिले उनको सौंपे गए थे, उनसे स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंच है उसके द्वारा ये चैप्टर है वो मतलब डिस्क्राइब किया गया है। तो आई स्टार्टेड फॉर वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट रवाना हुआ और मुझे थोड़ा ड्रेड था, डर था, किसका, स्कोल्डिंग का, डांटने का। स्पेशली विशेष तौर पर बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल ने हमें कहा था कि वो हमें क्वेश्चन करेंगे, किसके ऊपर, पार्टिसिपल के ऊपर, जो इंग्लिश का टॉपिक होता है। एंड आई हैड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि मुझे तो उस टॉपिक का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ पल के लिए मैंने सोचा, क्या सोचा, कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं और जो मेरा जो समय है या जो मेरा दिन है वो कहीं बाहर गुजार लूं, स्पेंड कर लूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन है बहुत ही एकदम शानदार दिन था, एकदम उजाला था दिन में, एकदम साफ सुथरा मौसम था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, फॉरेस्ट। और जो बर्ड्स है वो चिर्पिंग कर रहे थे, यानी चहचहा रहे थे, कहाँ पे, जंगल के किनारों पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और वहां पे जो आरा मशीन थी उसके पीछे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का मतलब लुभावना, अट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो जो पार्टिसिपल्स के रूल थे उनके बजाय लुभा रही थी उसको। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का विरोध करना।
परंतु वो यहाँ पे फ्रेंच बोलता है कि मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ थी, ताकत थी कि मैं इन सब को इग्नोर करूं, इन सब का विरोध करूं, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए रवाना हो गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं वहां पे टाउन हॉल था उसके पास से गुजर रहा था, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, टाउन हॉल से जब वो गुजर रहा था तो उसने क्या चीजें देखी, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन अगर आपको करनी है, या फिर अगर चीजें आपके सामने इससे रिलेटेड आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स उठाने होंगे और उनके बेस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजर रहा था तो क्या होता है, For the last 2 years, all our bad news had come from there. यानी पिछले 2 सालों से यहाँ से सारी बुरी खबरें आई है, जैसे कि the lost battles, the draft, the order of the commanding officers, यानी हम युद्ध हार गए, ये वाली न्यूज, ड्राफ्ट कोई ऑर्डर वगैरह आता था, या फिर कोई कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर होता था वो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैं चलते चलते बिना रुके सोचता हूँ कि क्या बात हो सकती है, क्या मामला हो सकता है जिसके कारण यहाँ पे कुछ लोग हैं वो रुके हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, देन फिर क्या होता है, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना तेज चल सकता हूँ उतना तेज चल रहा था। और फिर क्या होता है, द ब्लैक स्मिथ वॉचर, एक वॉचर नाम का ब्लैक स्मिथ था, हु वाज देयर, वो भी वहीं पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब हेल्पर, प्रशिक्षु, ठीक है, असिस्टेंट बोल सकते हो जिसको। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज मत जाइए बब लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब पर्याप्त समय, ठीक है, एनफ। तो वो बोलता है कि ये लड़के तुम इतना तेज मत जाइए, तुम समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब था पेंटिंग, हाँफते हुए, PANTING, पेंटिंग। तो वहां पे वो हाँफते हुए पहुंच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बशल, जब स्कूल साधारणतः शुरू होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा बशल होती है, नॉइस होती है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो हम गली से सुन सकते हैं, सड़क से सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी स्कूल शुरू होती है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज आती रहती है, डेस्क को खोलने बंद करने की वजह। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब एक शवर में जो लेसन है वो रिपीट किए जाते हैं, वेरी लाउड, बहुत ही तेज, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम क्या करते हैं, हमारे हाथों को अपने कानों पे रख लेते हैं ताकि हम बेटर समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग होता है रगड़ना, और जो टीचर भी जो अपना जो रूलर होता है, जो डंडा होता है, उसको भी वो टेबल पे रगड़ता रहता है, बजाता रहता है। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, स्टिल का मतलब होता है एकदम शांत, और परंतु अब सारी चीजें हैं वो एकदम शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मुझे वहां पे जो भीड़ थी उस भीड़ को काउंट ऑन करना था, उसका सामना करना था, और मुझे वहां पे डेस्क पे मेरी जो सीट थी उस पे बिना दिखाई दिए जाके बैठना था। आपके साथ में भी कभी कभार ऐसा होगा, जब आप स्कूल जाते हो, लेट हो जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सामने है पूरा का पूरा एक क्राउड प्लेस है और वहां पे आप उसको फेस करने वाले हो, या फिर आपको थोड़ा सा शाई फील होता होगा, वैसा ही उसको फील हो रहा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन सारी जो चीजें थी वो संडे की मॉर्निंग की तरह एकदम क्वाइट पीसफुल थी, स्टिल थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, मैंने विंडो से मेरे क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थानों पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल नाम का वहां पे टीचर होता है, ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, वो क्या करता है, वो ऊपर नीचे घूम रहा होता है और उसके अपने आर्म में उसने एक जो टेरिबल आयरन रूलर है उसको रखकर घूमता है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटन्ड वाज, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था और मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, यानी मैं कितना ब्लश हो रखा था। ब्लश क्या होता है, जैसे मान लो कभी कभार शर्मा जाता है बच्चा, डर जाता है, तो उसके चेहरे के ऊपर एक लाल लाल सा इफेक्ट आ जाता है, उसको ब्लश बोलते हैं। बट नथिंग हैपेंड, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम एमल मुझे देखता है एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रता से कहता है, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू,
लिटिल फ्रेंड्स, तुम जल्दी से अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर देने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं एक बेंच होती है उसके ऊपर से जंप करता हूँ, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और डेस्क के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, तभी क्या होता है, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और वो क्या करता है, लिटिल हैड गोट अ लिटिल ओवर का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो वो क्या करता है, अपने फ्राइट के ऊपर, डर के, फ्राइट का मतलब होता है डर, तो वो फ्राइट के ऊपर, अपने डर के ऊपर क्या करता है, थोड़ा कंट्रोल करता है। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तभी मैं देखता हूँ कि जो हमारा टीचर है उसने शानदार एक ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, हुज हिज अ फ्रिल्ड शर्ट, और उसका जो एक झालरदार शर्ट था, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसके पास में एक, उसने एक जो टोपी पहन रखी थी वो सिल्क कलर की, ब्लैक कलर की टोपी थी, ऑल एम्ब्रॉइडर, सारे के सारे सब कसीदाकारी किए हुए थे। एम्ब्रॉइडर का मतलब कसीदाकारी किया हुआ। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण, एक्सेप्ट मतलब होता है के बजाय, और जिन कपड़ों को वो या तो प्राइस डेज में पहना करता था या फिर कोई निरीक्षण का काम हुआ करता था तब पहना करता था, लेकिन आज उसने ये सारी चीजें पहन रखी थी तो उसको कुछ अजीब महसूस हुआ, कुछ अलग लगा। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, सोलेम का मतलब गंभीर, ग्रेव, सीरियस। तो इसके अतिरिक्त जो पूरी स्कूल है वो बहुत ही अजीब और थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी on the big benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और बहुत ही जो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली थी वो चीज ये थी कि जो पीछे की जो बेंचेज जो हमेशा खाली हुआ करती है, आज उनके ऊपर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, और वो भी हमारी तरह चुपचाप। इसमें कुछ लोगों के नाम है ओल्ड ओशर विथ 3 कॉर्नर्ड हेड, एक ओल्ड ओशर नाम का व्यक्ति जिसने 3 कॉर्नर की टोपी पहन रखी थी, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग थे, यानी भूतपूर्व मेयर था, भूतपूर्व पोस्टमास्टर था, ये सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबके सब दुखी थे, एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर क्या करता है, एक जो ओल्ड प्राइमर होती है, प्राइमर होती है जो प्राइमरी में काम में ले जाने वाली किताब होती है, जिसको आप जैसे मान लो पट्टीबाड़ा बोल सकते हो, टेबल बुक बोल सकते हो। तो होसर ने भी अपने हाथों में एक ओल्ड प्राइमर बुक पकड़ रखी थी। थम्ड एट द एजेस, थम्ब का मतलब होता है गंदा हो जाना, अंगूठों से या हाथों से गंदा हो जाना, जो किताब होती है उस किताब के जो कॉर्नर होते हैं वो गंदे हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं। और वो जो किताब है उसके जो कॉर्नर है वो एजेज है, किनारे हैं, वो गंदे हो रखे थे। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने उसको अपने घुटनों में खोल रखा था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके पन्नों पे उसने क्या रख रखा था, उसका एक बड़ा सा चश्मा रख रखा था। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था या फिर मैं इन सब को जानने का प्रयास कर रहा था, M. Hamel mounted a chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is last lesson I shall give you." और तभी जो MML है अपनी कुर्सी पे खड़ा होता है, कुर्सी से खड़ा होता है, और वो उसी ग्रेव और जेंटल टोन में, एकदम शालीन और एकदम गंभीर वाली आवाज में कहता है, उसी स्वर में कहता है, क्या कहता है, जिस, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जिस टोन को उसने मेरे साथ में भी यूज किया था, और वो क्या बोलता है, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये अंतिम अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्यों पढ़ाने वाला हूँ? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, वहां से एक ऑर्डर आया है कि जो अल्सेस और लोरेन के जो स्कूल है वहां पे ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच अध्याय है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक, केयरफुली। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जो व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखो, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है, वोट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये थंडर क्लेप यहाँ पे वैसे तो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, लेकिन यहाँ पे होता है झटका, और ये जो वर्ड्स है उसके लिए एक बहुत ही तेज झटका था। ओ द रिच एज दैट वाज व्हाट दे हैड
पुट अप एट द टाउन हॉल। तभी उसको समझ में आता, अरे उन लोगों ने यही तो चीज थी जो वहां पे टाउन हॉल पे लगा रखी थी। अब उसको समझ में आता है कि जो टाउन हॉल था, उस टाउन हॉल के सामने जो बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठा क्यों हो रखे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट। अब वो बोलता है कि मेरा अंतिम अध्याय क्यों, मेरा अंतिम अध्याय क्यों, फ्रेंच में अंतिम अध्याय क्यों, क्योंकि मैंने मुश्किल से तो फ्रेंच में लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे रोक देना चाहिए था। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर। अब उसको बहुत ही दुख हो रहा है, उसको सॉरी फील हो रहा है। किसके लिए सॉरी फील हो रहा है? क्योंकि उसने अब जो उसके अध्याय है उसको नहीं सीखा। वो हमेशा क्या करता था, सीकिंग तलाश करता था बर्ड्स के एग्स की, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, और वहां पे जो फिसल पट्टी थी उसके ऊपर स्लाइड करता रहता था। तो इन सब चीजों को सोच करके उसको दुख हो रहा है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस। अब आई लगो, न्यूसेंस का मतलब रुकावट, बाधा। और जो उसकी किताबें जो कुछ समय पहले एक रुकावट लगा करती थी, सो हैवी टू कैरी, उसको ले जाना भी उसको हैवी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का इतिहास, ग्रामर वाली जो किताब है वो, वर ओल्ड फ्रेंड्स, उसके पुराने दोस्त। नाउ दैट आई कुड गिव अप, अब जिनको मैं सॉरी नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब इनको वो त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। गिव अप मतलब त्यागना है, छोड़ना, अबेंडन करना। अब उनको वो छोड़ना नहीं चाहता। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि यार ये कितना एकदम पेनफुल मोमेंट है। एंड एम हेमल टू, और वो उस एम हेमल टीचर को भी नहीं छोड़ना चाहता था। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, अब ये एक विचार कि जो एम एम एल नाम का जो टीचर है वो दूर जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, उसको वापस कभी भी नहीं देख पाएगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। क्रेंकी का मतलब पागल सन की। अब वो उसको पहले थोड़ा क्रैंकी लगता था, तो ये वो सारी चीजें कि वो कितना क्रैंकी पागल सन की है, या फिर वो कैसा मतलब डंडे से मारता, वो सारी चीजें वो सब भूल पा रहा था। अब वो सिर्फ यही चीज सोच रहा था कि मैं उससे वापस नहीं देख पाऊंगा, और वो इसके लिए दुखी था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वाज इन इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। तो यहाँ पे उसको समझ में आ रहा है, इसी लास्ट लेसन के ऑनर के लिए, इसी लास्ट लेसन के सम्मान के लिए उन्होंने ये संडे वाले क्लॉथ्स पहन रखे हैं। तो यहाँ पे एक ट्यूशन और बन रहा है कि जो एम एमल है उसने जो कपड़े हैं, संडे वाले जो कपड़े, या फिर आप बोल सकते हो जो नए कपड़े हैं, वो क्यों पहन रखे थे। तो उसका आंसर हो जाएगा, उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो लास्ट लेसन के ऑनर के लिए पहन रखे थे। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में बनेगा तो क्या बन जाएगा, वाई डिड द एम हेमल वाई डिड एम हेमल वियर द न्यू क्लोथ्स या फाइन संडे क्लोथ। तो क्या हो जाएगा, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब उसके बाद में आगे क्या होता है, उसके बाद में आगे ये होता है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द वेक ऑफ द रूम, कि वहां पे जो कमरे का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें जो गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी दुखी हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी अब स्कूल नहीं जा पाएंगे अपने बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के लिए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कुल मिलाकर के ये उनका एक तरीका था। इस चीज का तरीका कि उनके टीचर ने वहां पे एकदम निष्ठापूर्वक 40 सालों तक सेवा की है, सर्विस की है, उसको उसके लिए उनको थैंक यू करने का। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और वह अपने देश के लिए क्या करे थे, रेस्पेक्ट शो करे थे, जो देश अब उनका नहीं रहा है। While I was thinking of all this, मैं जब इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तभी मैंने मेरा नाम सुना। It was my turn to recite, अब मेरी सुनाने की बारी थी। recite का मतलब सुनाना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। अब यहाँ पे क्या हुआ था, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। अब मेरी सुनाने की बारी थी, लेकिन मैं मुझे जो रूल दिया गया था, जो मुझे चीजें पूछी गई थी, मैं उसको सुना नहीं पाया था। वेरी लाउड एंड क्लियर, एकदम तेज और लाउड, क्लियर, स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, वो बोलता है कि मैं वहां पे पहले ही शब्द पे थोड़ा रुक जाता हूँ और मैं उलझ जाता हूँ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं मेरे डेस्क को पकड़े हुए रहता हूँ। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हार्ट है वो एकदम तेज तेज धड़क रहा था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। आई हियर्ड
आई हियर माई एम एम एल से टू मी, तभी मैं सुनता हूँ एम एम एल मुझे कहता है, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंच, यू मस्ट फील बेड एंड अब तुझे भी बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज, देखो बात ये है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, यह सबके लिए है। यहाँ पे क्या होता है कि हम रोज अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास में समय है, मैं कर लूंगा। कोई भी आपको टीचर कोई काम बोलते हैं तो क्या करते हो आप, ये बोलते हो मेरे पास समय है, कल कल कर लूंगा या फिर बाद में कर लूंगा। यही चीज यहाँ पे होती है कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देखो तुम यहाँ कहाँ पे पहुंच गए हो, दैट्स द लिटिल ट्रबल विद अल्सेस, और यही अल्सेस के साथ में समस्या है, यही अल्सेस की मुसीबत है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि अल्सेस के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो लर्निंग होती है उसको कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या होता है, वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो बाहर के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग क्या करेंगे, आपको ये बोलेंगे, उनके पास में ये बोलने का अधिकार होगा कि जिस देश के लिए तुम बोलते हो ये देश हमारा है, या फिर तुम प्रिटेंड करते हो फ्रेंचमैन होने का, अब उसी देश में ना तो तुम आपकी इसी देश में तुम ना तो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, ना ही अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पे बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम भी बुरे नहीं हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम अकेले बुरे नहीं हो, इसमें और भी लोग हैं। फॉर लिटिल फ्रेंड्स वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विथ, रिप्रोच का मतलब पश्चाताप करना, परंतु हम सबके लिए पश्चाताप करने वाली बात है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो भी चिंतित नहीं थे, एंक्सियस नहीं थे सिखाने के लिए, सीखने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, क्योंकि जो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी प्रीफर किया था, क्या प्रीफर किया था कि आप या तो फार्म में काम करो या फिर मिल्स में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत पैसे के लिए। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? वो बोलता है कि मैंने भी पाठ सीखने की बजाय आपको मेरे जो गार्डन में पौधे थे उनको पानी पिलाने के लिए भेजता था। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? जब भी मेरा मछली पकड़ने का, फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तुम्हें तो छुट्टी कर देता था। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language. फिर वो क्या करता है MML, एक चीज से दूसरी चीज पे ऐसे करते 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 सभी चीजों पे बात करता है, saying that it was the most beautiful language, और लास्ट में वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अब ब्यूटीफुल लैंग्वेज कैसे है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। Beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. यानी जो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज है, सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है, सबसे तार्किक लैंग्वेज है, और हमें इसको हमारे बीच में एकदम गार्ड करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, और हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर मान लो लोगों को उनके ही देश में गुलाम बनाया जाता है और अगर वो अपने लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं तो मानो कि उनके पास में अपने ही जेल की एक चाबी है। देन ही हैड ओपन्ड ग्रामर एंड रीड आवर लेसन, और उसके बाद में वो क्या करता है, अपनी जो ग्रामर वाली जो बुक होती है उसको खोलता है और हमें वो लेसन पढ़ाता है। आई वॉज अमेज्ड, मुझे बहुत ही अचंभा हो रहा था टू सी, ये देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितना अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ भी वो बोल रहा था बहुत इजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैं भी ऐसा सोच रहा था कि शायद मैंने आज तक इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही उसने आज तक इन सब चीजों को इतने ज्यादा पेशेंस के साथ में नहीं एक्सप्लेन किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। अब यहाँ पे क्या होता है, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी यहाँ पे क्या होता है कि वो
मतलब ये सोचता है कि ये जो पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, बेचारा, ये कि ये जो बेचारा इंसान है, जाने से पहले जो कुछ भी वह जानता है वो सारी की सारी चीजें हमें बताना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और ऐसा लग रहा था कभी कभी तो उसको देख करके कि शायद वो एक ही स्ट्रोक के अंदर सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट करना चाहता हूँ। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद में हमारा राइटिंग में एक लेसन होता है। That day एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन एम हेमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर के आते हैं। राइटिंग इन ब्यूटीफुल राउंड हेड प्लेस फ्रेंच अल्सेस। और उसके अंदर एकदम राउंड में ब्यूटीफुल लिखा हुआ रहता है फ्रेंच अल्सेस। They looked like little फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो जो किताबें हैं, सॉरी वो जो नोटबुक्स है, वो छोटे छोटे जो फ्लैग्स होते हैं उनके रूप में लग रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और वहाँ पे कुछ फ्लैग्स है, वो भी वहाँ पे उनकी ऐसा लग रहा था कि जो नोटबुक्स है वो फ्लैग्स के समान वहाँ पे उनकी डेस्क के ऊपर लगे हुए रोड से। यू ought टू हैव सीन। आप देख सकते हो हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास में हर आदमी, हर लड़का जो पेरेंट्स आए हुए थे वो अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और सब कुछ इतना शांत था कि कितना की आवाज भी नहीं आ रही थी। और वो आवाज किसकी आ रही थी? द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और वहां पे सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, स्क्रेच करने की। क्या चीज स्क्रेच करने की? पेन को स्क्रेच करने की। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। वन सम बीटल्स फ्लू इन। तभी क्या होते हैं, कुछ बीटल्स अंदर आते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। परंतु कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं देता। मतलब कुछ भंवरे अंदर आते हैं, बीटल्स का मतलब भंवरे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। और वो जो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने फिशिंग जो हुक्स है उनको ट्रेस कर रहे होते हैं, उनकी ओर ध्यान दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये जो बच्चे कौन है जो मतलब मछली पकड़ने का लिए ध्यान दे रहे हैं कुल मिलाकर के, तो यहाँ पे एक वॉल के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है। और उस पेंटिंग में क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो वो उस पेंटिंग्स के लिए बोलता है कि उस पेंटिंग्स में जो बच्चे हैं वो भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। एज इफ मानो देट वाज फ्रेंच। और मानो वो भी लड़के फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और जो रूफ थी, छत थी, उसके ऊपर भी जो पिजन्स कबूतर थे वो बहुत ही धीमे धीमे गुडरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और तभी मैंने सोचा कि क्या वह इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए बातें करेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. sitting motionless in his chair. और जब भी मैं मेरी राइटिंग से ऊपर देख रहा था तो मैं देख पा रहा था कि जो M. है वो अपने चेयर के ऊपर एकदम स्थिर बैठा हुआ है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। वो गेज कर रहा है, गेज का मतलब देखना, ध्यानपूर्वक देखना। तो वो किसी चीज को ध्यानपूर्वक देख रहा है। देन एट अनदर। और फिर किसी चीज को ध्यानपूर्वक देख रहा है। मतलब वो एक चीज से लेकर के दूसरी चीज पर, तीसरी चीज पर, ऐसे करते करते हर एक चीज को अच्छे से देख रहा है। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो इस स्कूल रूम में जितनी भी चीजें हैं उनको सभी चीजों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहता हूँ। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। फैंसी का मतलब कल्पना, इमेजिन। कल्पना करो कि जिस स्थान पर वो पिछले 40 सालों से रह रहा है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड। उसके बाहर एक गार्डन है, विंडो से जो दिखाई देता है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और गार्डन के सामने उसके क्लास है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ। और जो रूम है उसके अंदर जो बेंचेज, जो डेस्क रखी हुई है वो थोड़ी घिस करके स्मूथ हो गई है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन अवर टोलर। और जो वॉलनट ट्री है, अखरोट का पेड़ है गार्डन में, वो भी थोड़ा लंबा हो गया है। एंड द होप वाइन। और जो अंगूर की बेल है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसने उसको खुद ने लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ट्वाइंड का मतलब लिपट कर। और जो उसने जो अंगूर की बेल लगाई थी वो भी खिड़कियों से लिपट के छत तक चली गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो ये सारी चीजें वो सोच रहा था कि कल्पना कीजिए जरा कि ये सारी चीजें हैं कि उसका गार्डन, उसकी क्लासरूम, और जो उसने जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो, और ये सारी चीजें वो सोच करके उसको कितना दुख महसूस हो रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव। और उसकी बहन को भी सुन रहा था जो ऊपर कुछ कर रही थी, पैकेजिंग देयर टंक्स। और वो क्या कर रही थी उसकी बहन, वो ऊपर सामान को बांध रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन उस देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। परंतु
आज जो फ्रेंच है उसको उसके अंदर भी क्रेज था, उसके अंदर भी साज था कि किसी भी चीज को लास्ट तक सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब उसके बाद में क्या होता है, जो ग्रामर वाला चैप्टर हो जाता है तो फिर उसको हिस्ट्री के कुछ लेसन है वो पढ़ाए जाते हैं। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बेबी, जो भी होता है वहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज में वो उनको चेंट करते, चेंट का मतलब है जोर जोर से बोलना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड ऑस्टर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कमरे का जो पीछे वाला हिस्सा है उसके अंदर ओल्ड ओस्टर नाम का जो व्यक्ति होता है उसने भी चश्मा पहन रखा है और उसने अपने दोनों हाथों में उस किताब को पकड़ रखा है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ में उन लेटर्स को, अक्षरों को स्पेल कर रहा है, बोल रहा होता है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हो कि वह भी रो रहा है। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड, उसकी जो आवाज है वो कांप रही है इमोशंस के साथ में। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और ये आपको सुनकर थोड़ा हंसी वाला लगेगा या फनी लगेगा कि हम सब रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। हाउ विल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, वो बोल रहा है कि मुझे वो कितनी अच्छी तरीके से जो हमारा अंतिम अध्याय है वो हमें याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजल्स, और उसके बाद में क्या होता है, जो चर्च क्लॉक होती है उसमें 12 बजते हैं और एंजल्स का समय हो जाता है, मतलब जो ईसाई धर्म के लोग जो लोग होते हैं उनका पूजा करने का समय हो जाता है। एट द सेम मोमेंट द टेम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रीम, और जो सैन्य टुकड़ियां होती है, जो टेम्पेट्स होती है, जो पर्शियन टेम्पेट्स होती है वो ड्रिल से वापस रिटर्न हो रही होती है उसी समय। साउंडेड दे अंडर आवर विंडोज, और उनकी जो आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे से आ रही होती है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा होता है, वेरी पेल, बहुत ही कमजोर है, इन चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो डार्क। अब कभी और क्या होता है, जैसे अपन मान लो ऐसे डरे हुए रहते हैं या अगला भी अपने सामने ऐसा होता है कि वो भी एक डरा हुआ है, तो वो ऐसा होता है ना, अपन बोलते हैं कि देखो इसका चेहरा छोटा हो गया है, मतलब ऐसे पीला पड़ जाता है, और अपन उसको देखते तो अचानक ऐसे लगता है ना कि तो ये कितना इसकी हाइट बढ़ गई है, ऐसा ही कुछ ऐसा हो रहा था उसके सामने। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, वह कहता है आई, मतलब मैं कुछ ऐसे बोलने का प्रयास करता है बट नहीं बोल पाता, बट समथिंग चोक का मतलब रोक लेना, हिम उसको रोक देता है, उसमें बाधा आ जाती है उसकी आवाज में। ही कुड नॉट गो ऑन, और उसके बाद में वो अपनी बात को वो गो ऑन मतलब जारी नहीं रख सकता। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ता है, टू द पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा उठाता है, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल इज माइट, माइट का मतलब ताकत, ब्रिंग ऑन तो जुटाते हुए, तो वो क्या करता है अपनी पूरी की पूरी ताकत को जुटाते हुए कुछ चीजें करता है। वो क्या करता है, he wrote as large as he could, और जितना बड़ा लिख सकता है वो उतना बड़ा लिखता है। वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस, और वह उसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा लिख सकता है उतना बड़ा लिखता है, वीव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो क्या करता है, वो रुक जाता है और अपना जो सिर है वो लीन कर लेता है, टिका लेता है किसकी ओर, दीवार की ओर। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द के ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर मतलब संकेत करना, इशारा करना, टुवर्ड्स हमारी ओर, विथ हिज हैंड, और वो बिना कुछ शब्द बोले हमारी ओर अपने हाथों से इशारा करता है, स्कूल इस डिसमिस्ड, छुट्टी हो गई है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर में हमने सीखा कि एक फ्रेंच नाम का जो लड़का होता है वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन एक दिन वो स्कूल जा रहा होता है, तो वहाँ पे जो टाउन हॉल होता है उस पे लोगों की भीड़ को देखता है, फिर वो स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो जो टाउन हॉल पे लोग क्यों खड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पे एक ऑर्डर आया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो